यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं, इंग्लिश की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। डेली आपको क्लासेस दी जा रही है, डेली आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वे भी आपको बताए जा रहे हैं और साथ साथ आपको इंग्लिश यानी क्वेश्चन आपको हिंदी में भी समझाए जा रहे हैं, जिससे आपका जो क्वेश्चन की हिंदी भी आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, आपको उसकी हिंदी भी आपको साथ साथ पता चलती रही। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ भी मिलती रहे। नेक्स्ट है आपका क्लास 21। नेक्स्ट पेज पर आपको दी गई है क्लास कौन सी आपकी 21 क्लास है, 21वीं आपकी क्लास है। 20 क्लास आप कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है अब आपका नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन है अब आपका व्हेन वाज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश्ड। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है व्हेन वाज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश्ड। लिटरेचर और डोगमा जो थी वो पब्लिश्ड पूछा गया है कि कब लिटरेचर और डोगमा प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है लिटरेचर और डोगमा यानी साहित्य और जो आपकी डोगमा है वो प्रकाशित कब हुई है। ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1873। तो बताइए जो लिटरेचर डोगमा यानी कि जो लिटरेचर और जो डोगमा है वो कब प्रकाशित हुई थी, साहित्य और जो डोगमा आपकी है वो कब प्रकाशित हुई थी, उसकी ईयर आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी 1873 में लिटरेचर और डोगमा प्रकाशित हुई थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साहित्य और डोगमा प्रकाशित हुई थी तो वो कब हुई थी, 1873 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है लेडी डेडलॉक ए कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस। लेडी डेडलॉक ए कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस। तो लेडी डेडलॉक एक पात्र डिकेंस में घटित होता है। लेडी डेडलॉक एक पात्र डिकेंस में घटित होता है। ऑप्शन ए ब्लैक हाउस, ऑप्शन ए क्या है इसका ब्लैक हाउस। ऑप्शन बी ए टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी। ऑप्शन सी हार्ड टाइम्स, कठिन समय। ऑप्शन डी पिकविक पेपर्स, ऑप्शन डी क्या है इसका पिकविक पेपर। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है ब्लैक है उसका इसका राइट आंसर है। तो लेडी डेडलॉक एक पात्र डिकेंस में होता है, तो किसमें ब्लैक हाउस यानी कि उजाड़ घर। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है। तो जो लेडी डेडलॉक था एक चरित्र था डिकेंस में होता है, वो क्या है ब्लैक हाउस यानी उजाड़ घर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क। विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है तो डिकेंस का अधूरा काम कौन सा था। जो डिकेंस है उसका अधूरा काम पूछा गया है, तो जो डिकेंस था उसका अधूरा काम कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका पिकविक पेपर्स, ऑप्शन बी एडविन ड्रूड, ऑप्शन सी डोम्बे एंड सन्स, ऑप्शन डी ब्लैक हाउस यानी उजड़ा घर। तो बताइए जो डिकेंस थे, डिकेंस का जो इनकम्प्लीट वर्क था यानी जो डिकेंस का अधूरा काम था वो बताना है आपका। तो जो डिकेंस था उसका अधूरा काम कौन सा था, तो डिकेंस का अधूरा जो काम था वो था एडविन ड्रूड क्या था उसका अधूरा काम था, इनकम्प्लीट वर्क था। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 है अब आपका, व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डील्ड विद इन डिकेंस द ब्लैक हाउस व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डेल्ट विद इन डिकेंस द ब्लैक हाउस। क्वेश्चन में पूछा गया है डिकेंस की द ब्लैक हाउस में किस समस्या से निपटा गया है। तो बताइए जो डिकेंस की द ब्लैक हाउस में किस समस्या से निपटा गया है। तो बताइए वो समस्या कौन सी थी जो द ब्लैक हाउस में निपटा गया है, वो प्रॉब्लम डिकेंस की। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए क्या आपका, परसिक्यूशन ऑफ पुअर इन डेप्टर्स, देनदारों में गरीबों का उत्पीड़न। ऑप्शन बी एब्यूज ऑफ चैरिटी स्कूल का दुरुपयोग। ऑप्शन सी वर्किंग कंडीशन इन वर्क हाउसेज, काम के घरों में काम करने की स्थिति। ऑप्शन डी लॉज डिलेज, कानून की देरी, तो कानून की देरी। तो बताइए डिकेंस की द ब्लैक हाउस में किस समस्या से निपटा गया है। तो वो समस्या कौन सी थी। तो वो समस्या थी उसकी लॉ इज डिले, यानी कि कानून की देरी। तो कौन सी समस्या से निपटा गया है, कानून की देरी से निपटा गया है। किस में, द ब्लैक हाउस, जो डिकेंस की जो प्रॉब्लम थी वो द ब्लैक हाउस में लॉ इज डिले से निपटा गया है, कानून की देरी से निपटा गया है। तो क्वेश्चन 4 का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ब्लैक हाउस में कौन सी प्रॉब्लम से निपटा गया है। तो लॉज डिले क्या है, लॉज डिले यानी कानून की देरी से निपटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप याद से पीडीएफ के लिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो अभी एक्सटेंड नहीं हो रही है। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो की वही रहेगी, उसी में आपका एग्ज़ाम होना है। जो आपके पास अब टाइम बचा है वो बहुत ही कम टाइम है। तो क्वेश्चन 5 आपको दिया गया, हु रोट द फॉलोइंग लाइन फॉर सैली डैश ही इज़ ए ब्यूटीफुल एंड इन इफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द, हु wrote the following line for Sally dash he is a beautiful and ineffectual angel beating in the। क्वेश्चन में पूछा गया सैली के लिए निम्नलिखित पंक्ति किसने लिखी। तो कौन सी पंक्ति, जो सैली थी सैली के लिए पंक्ति बताया गया है। तो जो पंक्ति, तो वह कौन सी पंक्ति है, वह एक सुंदर और प्रभावी परी में, वह एक सुंदर और प्रभावी परी में पिटाई में। तो वह एक सुंदर और प्रभावी परी पिटाई में है। ऑप्शन ए बीटिंग इन द वॉइड, बीटिंग इन द वॉइड इज लुमिनियस विंग्स इन वेन, तो जो सैली के लिए बताया गया, जो सैली है उसके लिए जो निम्नलिखित पंक्ति थी वो किसने लिखी। तो कौन सी पंक्ति, वह एक सुंदर और प्रभावी परी में पिटाई में उसके चमकीले पंखों को व्यर्थ शून्य कर दो, क्या कर दो, शून्य कर दो। ऑप्शन है आपका कॉम्पटन रिकेट, ऑप्शन है क्या आपका कॉम्पटन रिकेट। ऑप्शन बी वाल्टर पेटर। ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन डी मैथ्यू एमोल्ड। तो बताइए सैली के लिए निम्नलिखित पंक्ति किसने लिखी। तो वो कौन सी पंक्ति थी, वह एक सुंदर और प्रभावी परी में पिटाई में उसके जो चमकीले पंखों को क्या कर दे, व्यर्थ शून्य कर दो। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर था मैथ्यू एमोल्ड। तो सैली के लिए जो पंक्ति थी वो किसने लिखी है, मैथ्यू एमोल्ड ने लिखी है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया, सर बिडेवर फिगर्स इन द पोयम। सर बिडाइवर फिगर्स इन द पोयम। सर बिडाइवर फिगर्स इन द पोयम। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, तो क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया था सर में कविता में सर बिडाइवर की आकृति। सर कविता जो है, कविता में आपसे पूछा गया जो सर बेदीवेरी की आकृतियाँ। तो सर बेदीवेरी की जो आकृति है कविता में, ऑप्शन ए क्या हमारी, मोर्टे डी आर्थर। मोर्टे डी आर्थर। ऑप्शन बी द प्रिंसेस राजकुमारी। ऑप्शन सी लोक्सले हॉल। ऑप्शन डी जीन इडली जीन। जीन इडली जीन। जीन आइडल जीन। तो जीन निष्क्रिय है, जीन। तो बताइए जो कविता में सर बेदीवेरी की जो आकृति है वो किसकी है? सर बेदीवेरी की जो आकृति है वो किसकी है? तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा आपका? मोर्टे डी आर्थर। तो किसकी आकृति है? मोर्टे डी आर्थर की वो आकृति है। तो सर बेदीवेरी जो फिगर है, जो आकृति है, किस में? कविता में, वो किसकी है? मोर्टे डी आर्थर की है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए। थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए। तो थॉमस हार्डी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। जो थॉमस हार्डी थे उन्होंने क्या, जो अपने जो साहित्यिक जो जीवन थी उसकी शुरुआत की। थॉमस हार्डी ने अपने साहित्यिक जो जीवन की शुरुआत की थी वो किससे किया? ऑप्शन ए नॉवलिस्ट उपन्यासकार। ऑप्शन बी शॉर्ट स्टोरी राइटर लघु कहानी लेखक। ऑप्शन सी पोइट कवि। ऑप्शन डी ड्रामेटिस्ट नाटककार। तो जो थॉमस हार्डी थे उन्होंने अपनी जो साहित्य जीवन की जो शुरुआत थी वो किससे की थी? तो बताइए, ये क्वेश्चन आपने कल भी किया था। तो जो थॉमस हार्डी थे उन्होंने जो अपनी साहित्यिक जो जीवन की शुरुआत थी वो किससे की थी? नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार से उन्होंने क्या की थी? अपने जीवन की शुरुआत की थी। किसने? जो थॉमस थे उन्होंने अपने जो जीवन की शुरुआत थी वो किससे की थी? उपन्यासकार यानी नॉवलिस्ट से अपने जीवन की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो निम्नलिखित में से किस कवि ने अपनी बेहतरीन कविता नाटक या एकलाप का क्या है जो कविता थी नाटक या एकलाप के रूप में लिखी है? नाटकीय एकलाप के रूप में लिखी है। तो बताइए वो कवि आपसे पूछा गया जिसने अपनी बेहतरीन जो कविता थी वो नाटकीय एकलाप के रूप में लिखी है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया निम्नलिखित में से वो कवि, वो पोइट आपसे पूछा गया जिसने अपनी जो बेहतरीन कविता है, बेहतरीन जो उसकी पोयम है वो किसके रूप में लिखी है? नाटकीय एकलाप के रूप में लिखी है। तो ऑप्शन है आपका, वो पोइट पूछा गया कौन सा? ऑप्शन ए शैली। ऑप्शन बी ब्राउनिंग। ऑप्शन सी स्विनबर्न। ऑप्शन डी हॉपकिंस। ऑप्शन डी क्या है? हॉपकिंस। तो बताइए वो पोइट कौन सा है जिसने अपनी जो बेहतरीन कविता थी वो नाटकीय एकलाप के रूप में लिखी है? तो वो पोइट था, वो पोइट कौन है? वो कवि आपसे पूछा गया है। तो वो कवि कौन होगा? ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग वे कवि है। ब्राउनिंग कौन से कवि है? ब्राउनिंग वे
कवि है जिन्होंने अपनी जो कविता है, अपनी जो बेहतरीन कविता है, वे किसके रूप में लिखी? नाटकीय एकलाप के रूप में लिखी थी। तो अपनी बेहतरीन कविता नाटकीय एकलाप के रूप में लिखने वाले जो पोइट है, जो कवि है, वो कौन थे? ब्राउनिंग वे कवि है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका, द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। तो थॉमस हार्डी के उपन्यास सेट है। तो जो थॉमस हार्डी के जो उपन्यास है वो सेट है। तो सेट किस में है? जो थॉमस हार्डी के उपन्यास है वो सेट पूछा गया है। तो सेट है किस में? सेट है थॉमस हार्डी के उपन्यास सेट है। तो किस में सेट है? ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए वेसेक्स, ऑप्शन ए क्या आपका? वेसेक्स, ऑप्शन बी ससेक्स, ऑप्शन सी द लेक्स झील, ऑप्शन डी वेवरले, वेवरले। तो बताइए थॉमस हार्डी के जो उपन्यास है वो किस में सेट है? सेट पूछा गया है। तो थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स है, जो उपन्यास है, वो सेट है किस में? वेसेक्स में सेट है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। वेसेक्स में किसके नॉवेल सेट है? तो थॉमस हार्डी के जो नॉवेल है वो वेसेक्स में सेट है, वेसेक्स में सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 आपका इम्पोर्टेंट है। जो थॉमस हार्डी के जो नॉवल है वो किस में सेट है? आपसे पूछ सकते हैं। तो वो किस में सेट है? वेसेक्स में सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया, टेनिसन फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम डाइड एट। टेनिसन फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम डाइड एट। तो टेनिसन के दोस्त, टेनिसन के जो दोस्त है आर्थर हेनरी हालम का निधन। तो बताइए जो टेनिसन के दोस्त कौन? जो आर्थर हेनरी जो थे, टेनिसन के दोस्त आर्थर हेनरी हालम का जो निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? और जो हेनरी हालम है, जो हालम था, उसका जो कविता में जो कौन सी कविता में क्या उसका चर्चा की गई है, यानी उसकी व्याख्या की गई है। तो वो कविता बताना आपको, कमेंट करके वो उस कविता का नाम बताना जिसमें आर्थर हेनरी हालम का जिक्र किया गया है। उसकी जो स्मृति, उसका जो ध्यान किया गया, किस कविता में उसका जिक्र किया गया, किसका? जो आर्थर हेनरी हालम है। तो क्वेश्चन में पूछा गया अब टेनिसन के दोस्त, टेनिसन के जो दोस्त है आर्थर हालम के, आर्थर हेनरी हालम का जो निधन था वो कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ पर आर्थर हेनरी हालम का निधन हुआ था? जो किसके दोस्त थे? टेनिसन के दोस्त थे, टेनिसन के दोस्त थे। तो ऑप्शन ए है इसका रोम, ऑप्शन ए क्या है इसका? रोम, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन डी वीना, ऑप्शन डी बी क्या आपका? वियना, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो बताइए जो टेनिसन के दोस्त थे आर्थर हेनरी हालम, उनका जो निधन था वो कहाँ पर हुआ था? तो जो उनका निधन था किसका? जो आर्थर हेनरी हालम है उनका निधन कहाँ पर हुआ था? वियना में हुआ था। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। वियना में आर्थर हेनरी हालम का निधन हुआ था, जो टेनिसन के दोस्त थे। जो किसके दोस्त थे? टेनिसन के दोस्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया, द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टेनिसन इन मेमोरियम इज। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टेनिसन इन मेमोरियम इज। तो टेनिसन में मेमोरियम के अनुच्छेदों की यानी पैराग्राफ की संख्या आपसे पूछी गई है। तो बताइए टेनिसन में मेमोरियम के जो अनुच्छेद है यानी पैराग्राफ है उसकी संख्या कितनी है? किसमें? जो टेनिसन की कौन सी किताब है? मेमोरियम जो पोयम है, मेमोरियम में पैराग्राफ की संख्या पूछी गई है।
ऑप्शन ए आपका 111 111, ऑप्शन बी 121 121, ऑप्शन सी 125 125, ऑप्शन डी 131 131। तो बताइए टेनिसन की कविता कौन सी जो मेमोरियम में पैराग्राफ की आपसे लाइन पूछी गई है। तो कितनी पैराग्राफ की लाइन है, तो पैराग्राफ की जो लाइन है वो 131, कितनी जो 131 लाइन है। तो मेमोरियम में जो पैराग्राफ की जो लाइन है वो कितनी है, 131 पैराग्राफ की लाइन है। किसकी, मेमोरियम में जो पोयम है, मेमोरियम जो पोयम है आपकी जो कविता है उसमें जो पैराग्राफ है वो कितने हैं, वो पैराग्राफ है 131। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अब आपका, टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन। टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन। तो टेनिसन को कवि पुरस्कार विजेता नियुक्त किया गया। टेनिसन को कवि पुरस्कार विजेता जो नियुक्त किया गया था वो कब किया गया था। टेनिसन को जो टेनिसन थे उन्हें अपॉइंट कब किया गया, किसके लिए, पुरस्कार विजेता के लिए। पुरस्कार विजेता यानी कि कवि पुरस्कार विजेता के लिए अपॉइंट पूछा गया है कि कब किया गया था, किस वर्ष में, किस ईयर में जो टेनिसन थे उन्हें पोइट लॉरिएट के लिए अपॉइंट किया गया था। कविता टेनिसन को पुरस्कार के लिए क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए आपका 1850 1850, ऑप्शन बी 1854 1854, ऑप्शन सी 1849 1849, ऑप्शन डी 1860 1860। तो बताइए जो टेनिस थे उन्हें अपॉइंट कब किया गया, किसके लिए, पोइट लॉरिएट के लिए यानी कि कवि पुरस्कार के लिए कब नियुक्त किया गया था। तो जो टेनिसन थे उन्हें कब नियुक्त किया गया था, 1854 में, 1850 में। कब, जो 1850 में, 1850 में, 1850 में टेनिसन को कवि पुरस्कार के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये डेट आपको, ये जो ईयर है ये आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 12 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 आपका इम्पोर्टेंट है। आपको जो ईयर है, जिस ईयर में टेनिसन को न्यू अपॉइंट किया गया था किसके, पोइट लॉरिएट के लिए, पुरस्कार के लिए, जो कवि पुरस्कार के लिए नियुक्त किया गया था, तो वो ईयर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन थो आर्ट फ्री, हु हैज से दिस अबाउट शेक्सपियर। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन थो आर्ट फ्री, हु हैज से दिस अबाउट शेक्सपियर। तो अन्य हमारे प्रश्न का पालन करते हैं, आप स्वतंत्र है, यह किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में, यह किसने कहा है, किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में। क्वेश्चन 13 में पूछा गया अन्य हमारे प्रश्न का क्या करते हैं, पालन करते हैं, आप क्या है, स्वतंत्र है, यह किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में। ऑप्शन ए आपका वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन डी बेन जॉनसन। ऑप्शन डी क्या है इसका, बेन जॉनसन। तो क्वेश्चन 13 का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का मैथ्यू आर्नोल्ड क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे हमारे प्रश्न का पालन करते हैं, आप क्या है, स्वतंत्र है, यह किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अब
क्वेश्चन 14 में पूछा गया विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक। तो वो पूछा गया हार्डी की कौन सी पुस्तक निराशावादी नहीं है। तो विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक। तो आपको बताना है कौन सी वो बुक है जो क्या नहीं है, निराशावादी नहीं है। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्ट। हार्डी की कौन सी पुस्तक निराशावादी नहीं है। ऑप्शन ए जूड द ऑब्स्क्यूर, अस्पष्ट जूड। ऑप्शन बी द रिटर्न ऑफ द नेटिव, मूल निवासी की वापसी। ऑप्शन सी ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, नीली आंखों की एक जोड़ी। ऑप्शन डी टेल्स ऑफ द डबल व्हील्स। तो क्वेश्चन 14 का आपका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था हार्डी की कौन सी पुस्तक निराशावादी नहीं है। तो वो पुस्तक यानी कि जो पुस्तक क्या थी, पेसिमिस्टिक नहीं है, निराशावादी नहीं है। तो कौन सी पुस्तक थी वो, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, नीली आंखों की जोड़ी, नीली आंखों की एक जोड़ी जो बुक थी, जो पुस्तक थी, जो वो क्या थी, निराशावादी नहीं थी। किसकी पुस्तक, हार्डी की पुस्तक जो निराशावादी नहीं थी। तो वो निराशावादी क्या, तो ये निराशावादी पुस्तक नहीं थी। तो कौन सी थी वो, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अब आपका, मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। मैथ्यू अर्नोल्ड एक कवि के रूप में, जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो क्या थे, एक कवि के रूप में मैथ्यू अर्नोल्ड सबसे अधिक प्रभावित थे। मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वो एक कवि के रूप में सबसे अधिक क्या थे, प्रभावित थे। क्वेश्चन में पूछा गया जो एक कवि के रूप में मैथ्यू जो अर्नोल्ड थे वो सबसे अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन सी किट्स, ऑप्शन डी बायरन। ऑप्शन डी क्या है, बायरन। तो एक कवि के रूप में मैथ्यू अर्नोल्ड सबसे अधिक प्रभावित थे। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वो सबसे अधिक क्या थे, प्रभावित थे किसके रूप में, एक कवि के रूप में। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अब आपका, द पोइट पोएम्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड आर, द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड आर। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की सर्वश्रेष्ठ कविताएं है, मैथ्यू अर्नोल्ड की सर्वश्रेष्ठ कविताएं है। ऑप्शन ए लाइरिक्स गीत, ऑप्शन बी ओड्स, ऑप्शन सी एलिजिस, ऑप्शन डी सोनेट्स। तो बताइए बेस्ट पोएम पूछी गई है किसकी, मैथ्यू अर्नोल्ड की बेस्ट पोएम, बेस्ट जो कविता है सबसे वो कौन सी है। मैथ्यू अर्नोल्ड की सर्वश्रेष्ठ जो कविता है वो कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ जो कविता है वो एलिजिस है। एलिजिस जो कविता है वो क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता है किसकी, मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू जो अर्नोल्ड है उनकी जो बेस्ट बुक है वो सर्वश्रेष्ठ बुक कौन सी है, एलिजिस जो बुक है वो है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की सर्वश्रेष्ठ जो पुस्तक है, जो सर्वश्रेष्ठ कविता है, सर्वश्रेष्ठ क्या है कविता है वो एलिजिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अब,
Who termed Sally's as melopoic? Who termed Sally's as melopoic? तो सैली को मेलोपोइक किसने कहा था? जो सैली है, सैली को मेलोपोइक को किसने कहा था? तो बताइए, जो सैली है उसे मेलोपोइक किसने कहा था? मेलोपोइक किसने कहा था? किसे? जो सैली है उसे मेलोपोइक किसने कहा था? ऑप्शन ए किट्स, ऑप्शन बी अमोल्ड, ऑप्शन सी एलियट, ऑप्शन डी जे बी शाह। ऑप्शन डी क्या है? जे बी शाह। तो बताइए, जो सैली है, सैली को मेलोपोइक किसने कहा था? सैली को मेलोपोइक किसने कहा था? तो एमोल्ड ने। एमोल्ड जो है उसने सैली को क्या कहा था? सैली को मेलोपोइक कहा था। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। सैली को मेलोपोइक किसने कहा है? अमोल्ड ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपका, स्ट्रेंज फ्रेंड पास्ट present and to be loved deeply or understood Tennyson, what special feature of construction do you find in the lines above? Strange is friend past present and to be loved deeply or understood Tennyson, what special features of construction do you find in the lines above? जो लाइन आपकी दी गई है, इन द लाइन्स क्या है? अबोव में। तो जो क्वेश्चन 18 में पूछा गया आपसे, अजीब दोस्त अतीत वर्तमान और गहराई से क्या प्यार समझा टेनिसन निर्माण की क्या विशेषताएं हैं? आपको जो ऊपर की पंक्तियों में दी गई है। तो बताइए, जो क्वेश्चन 18 में पूछा गया, अजीब दोस्त अतीत वर्तमान और गहराई से प्यार समझा टेनिसन निर्माण की क्या विशेषताएं है? टेनिसन निर्माण की क्या विशेषता है? आप ऊपर की पंक्तियों में बात पाते हैं। जो टेनिसन निर्माण की विशेषताएं है, जो कि आप क्या ऊपर की जो पंक्तियां है उसमें पाते हैं। तो ऑप्शन है आपका द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण को उजागर करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी द टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवेल्स, आधुनिक उपन्यासों में साजिश की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी द टेंडेंसी टू इन्फ्यूज म्यूजिक एज ए मेजर लिटरेरी टूल, संगीत को एक प्रमुख साहित्यिक उपकरण के रूप में ढालने की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी द टेंडेंसी टू थिंक ऑफ ऑल नैरेटिव एंड लाइरिक वर्क्स ऑफ लिटरेचर एट डिस्कोर्स, तो सभी कथा और गीत कार्यों के बारे में सोचने की प्रवृत्ति के प्रवचन के रूप में साहित्य है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका? राइट आंसर है द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन इसका राइट आंसर है। लक्ष्य वर्णन को उजागर करने की प्रवृत्ति। तो ऊपर की जो लाइनें हैं, ऊपर की जो पंक्ति दी गई है, उसमें जो खास विशेषता है किसकी? टेनिसन की। जो टेनिसन निर्माण की जो खास विशेषता थी वो क्या थी? लक्षण वर्णन को उजागर करने की प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या था? हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का। चलिए, आपको क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन भी आप ऑन रखिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।